हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ये हमारा दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए। और अगर ये क्लासें भी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी, तो अगर आपने क्लास भी नहीं देखी है तो वो आप क्लास भी वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में ये पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि आदि काल को चारण काल नाम किसने दिया। आपका ऑप्शन ए है ग्रियर्सन, बी है मिश्रबंधु, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आपका ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारण नाम दिया है तो किसने दिया है? ग्रियर्सन ने दिया है। फिर दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को प्रारंभिक नाम किसने दिया? चार ऑप्शन आपके सामने। ए है श्याम सुंदर दास, बी मोहन अवस्थी, सी मिश्रबंधु और डी सुमन राजे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा मिश्रबंधु। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं। बीज बपन काल, बाल्यावस्था काल, वीर गाथा युग और आदिकाल। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उसको बाल्यावस्था काल नाम दिया है। बीज वपन काल किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिया है। और वीर गाथा युग नाम दिया है तो वीर गाथा युग श्याम सुंदर दास ने दिया है। और आदिकाल किसने दिया है? तो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। फिर आपका चौथा क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने नाम दिया है। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया? आपके चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मोहन अवस्थी, धीरेन्द्र वर्मा, सुमन राजे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है तो किसने दिया है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने दिया। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है, आधार काल। और सुमन राजे ने भी आधार काल लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है कि स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, फिर रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंधु ने या शिव सिंह सेगर ने। तो स्वयंभू को आदिकाल का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पुष्य या पुण्य को आदिकाल का प्रथम कवि इनमें से किस विद्वान ने माना है। तो पुष्य या पुण्य को आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन ए है आपका शिव सिंह सेंगर, बी है मिश्रबंधु, सी है ग्रियर्सन और डी है उपरोक्त सभी। तो पुष्य या पुण्य को आदिकाल का प्रथम कवि उपरोक्त में से सभी विद्वानों ने माना है। या आदिकाल के जो प्रथम कवि हैं वो पुष्य या पुण्य को सभी विद्वानों ने माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने, मिश्रबंधुओं ने, ग्रियर्सन ने और सभी ने। गणपति चंद्र गुप्त ने किस कवि को आदिकाल का प्रथम कवि माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? आपके ऑप्शन हैं शालिभद्र सूरी, स्वयंभू, सरहपा और राजा मुंज। तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालभद्र सूरी को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है और इस हिसाब से आपका राइट आंसर बिल्कुल सही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का प्रथम कवि किसने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आदिकाल ही नाम दिया है। और
लेकिन इन्होंने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? तो आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, बी है आपका सरहपा, सी है पुष्यपुण्य और चौथा है चंद्रबरदाई या ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए है आपका राजा मुंज, बी है सरहपा, सी स्वयंभू और डी है आपका शालिभद्र सूरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा राजा मुंज ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है पूछी गई है। ये आदिकाल यानी आदिकाल के समय में ही लिखी गई है। तो ये कौन सी रचना होगी? ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन हैं। उसमें पहला ऑप्शन है श्रावकाचार, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है पद्मचरित और डी है जयचंद्र प्रकाश। इन 4 ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा श्रावकाचार। इसको लिखा किसने है? तो इसकी रचना देवसेन ने की है और इसे हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं। किससे मानते हैं? किस भाषा से मानते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत, बी अपभ्रंश, सी पाली या डी प्राकृत। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं वो ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश से मानते हैं। ये हमने आपको पीछे क्लास में पढ़ाया भी है कि अपभ्रंश काल का समय कब से कब तक चला, संस्कृत का कब से चला, प्राकृत का कब चला, फिर पाली आता है, उसके बाद में आपका अपभ्रंश आता है और अपभ्रंश के बाद में हिंदी आता है और इनका समय क्या रहा है। तो ये भी हमने आपको सब जो पीछे की क्लासें हो चुकी हैं उसमें पढ़ाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितनी रचनाओं को शामिल किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो रचनाएं हैं वो उसमें कितनी रचनाओं को शामिल किया है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 16। तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसमें इन्होंने इन रचनाओं को 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से इन्होंने 8 रचनाएं अपभ्रंश से मुक्त और 4 रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं मानी हैं। या ये कह दें कि इन्होंने जो 8 रचनाएं हैं वो देश भाषा की रचनाएं मानी हैं और जो 4 हैं वो अपभ्रंश की रचनाएं मानी जाए। यानी जो अपभ्रंश से मुक्त रचनाएं हैं उनको देश भाषा की रचना की संज्ञा दी, देश भाषा काव्य की संज्ञा दी गई है और जो अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं हैं उनको इन्होंने 4 उनकी संख्या 4 बताई हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी से उत्तरी अपभ्रंश को क्या नाम दिया? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं उन्होंने उत्तरी अपभ्रंश को क्या नाम दिया? ऑप्शन ए है आपका पुरानी हिंदी, बी है अपभ्रंश भाषा, सी है साहित्यिक हिंदी और डी है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होगा परिनिष्ठित हिंदी। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुरानी हिंदी। अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल नाम किसने दिया? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राम खिलावन पांडे, ऑप्शन बी डॉक्टर वासुदेव सिंह, सी गणपति चंद्र गुप्त और डी है आपका ग्रियर्सन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल किसने माना है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा राम खिलावन पांडे ने।
आदिकाल को संक्रमण या प्रवर्तन काल रामखिलावन पांडे ने माना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि आदिकाल को प्रारंभिक या उन्मेष काल नाम दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए गणपति चंद्रगुप्त, बी है धीरेन्द्र वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल और डी है सुमन राजे। तो आदिकाल को प्रारंभिक या उन्मेष काल किसने दिया है नाम? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, गणपति चंद्रगुप्त। याद रखने का एक ये तरीका भी है कि प्रारंभिक जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? तो गणपति चंद्रगुप्त की करते हैं। और यहाँ पे पहला ऑप्शन भी आपका क्या दिया गया है? गणपति चंद्रगुप्त। धीरेन्द्र वर्मा ने कौन सा नाम दिया है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल नाम दिया है, अपभ्रंश काल। इसके बाद में डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में सुमन राजे ने क्या नाम दिया है? तो सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपभ्रंश शब्द सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके। पहला ऑप्शन है कि धारसेन सेकेंड जो कि वल्ली के राजा थे। तो धारसेन सेकेंड के शिलालेखों में अपभ्रंश शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, या पतंजलि के भाष्य से हमें अपभ्रंश का पहली बार उल्लेख मिलता है, या फिर प्राचीन ग्रंथों से हमें अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है, या फिर आदिकाल की रचनाएं हैं उनकी भाषाओं से हमें ये पता चलता है कि अपभ्रंश शब्द या अपभ्रंश भाषा भी कुछ होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी, डी। धारसेन सेकेंड के शिलालेखों से, पतंजलि के महाभाष्य से, प्राचीन ग्रंथों से, या आदिकाल की रचनाओं से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारसेन सेकेंड जो कि वल्ली के राजा थे, उनके शिलालेख से हमें अपभ्रंश शब्द मिलता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर अगला है कि अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो अभी हमने आगे भी पढ़ा है कि अपभ्रंश से प्रभावित कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? 4, 3, 8 और 12। तो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि अपभ्रंश से प्रभावित 8 रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद आता है कि आदिकालीन कितनी रचनाएं अपभ्रंश से मुक्त मानी जाती हैं? तो आदिकाल की जो 11 रचनाएं हैं वो अपभ्रंश से मुक्त मानी जाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य का विभाजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2, बी है 3, सी 4 और डी है आपका 5। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। अब ये कौन से भाग हैं? तो ये हैं सिद्ध साहित्य, जैन अथवा रास साहित्य, नाथ साहित्य, चारण अथवा रासो साहित्य और फुटकल अथवा लौकिक साहित्य। इनका हम अध्ययन कर चुके हैं विस्तार पूर्वक। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ की अच्छी जानकारी हो सके। वहाँ पे आपको अच्छा खासा नोट्स मिल जाएगा जो आप तैयार भी कर सकते हैं। तो और उसी पे बेस्ड ये क्लासें आपको क्वेश्चन के MCQ दिए जा रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके और आपको क्वेश्चन की प्रकृति का पता लग सके। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अपभ्रंश तथा अवहट्ट में चौपाई, जिसको चौपई भी कहते हैं, छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपसे एक मेरा क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में
कितनी मात्राएं होती हैं? ये आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि चौपाई में की प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये है कि चौपाई, जिसको अपभ्रंश भाषा में या अवहट्ट भाषा में हम चौपाई कहते हैं, तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? उसके लिए आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 14, ऑप्शन नंबर बी 15, ऑप्शन नंबर सी 16 और ऑप्शन नंबर डी 17 है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें 15 मात्राएं होती हैं। और इसमें जो होता है वो पद्धरी 16 मात्राओं वाला एक मात्रिक छंद, इस छंद में जो कवि लिखता है उसे पद्धड़िया बंद कहा जाता है। जो 16 मात्राओं वाला छंद होता है, मात्रिक छंद होता है, और इस छंद में जो कवि लिखता है उस छंद को पद्धड़िया बंद कहा जाता है। इसी पद्धड़िया बंद के प्रवर्तक चतुर्मुख कवि है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। और ये जो चौपाई है जिसमें कि 15 मात्राएं होती हैं, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? 15 मात्राएं। लेकिन जिसमें 16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद लिखा जाता है, इस छंद को पद्धड़िया बंद कहते हैं। और इस पद्धड़िया बंद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये चतुर्मुख कवि माने जाते थे। इसकी आपको अगर विस्तार से अध्ययन करना है तो प्लेलिस्ट पे जाके आपको आदिकाल की सभी जो विभाजन हैं, जो 5 तरह के विभाजन हैं, उनका भी अध्ययन करवा दिया गया है। और आपको जो भी अध्ययन करवाया जाएगा उसमें उसका आपको MCQ भी मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले विस्तार पूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद में आप यहाँ पे MCQ लगाएं, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सके। और ग्रामर की क्लास भी शुरू कर दी गई है, उसमें पर्यायवाची के जितने भी कठिन से कठिन शब्द थे उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे तो आप वो भी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। इसमें कुछ और आपको सुधार या आपको कोई कमेंट करना है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट हमें बहुत ऊर्जा देता है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।